तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे वेस्टरॉस की इस खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया में छलांग लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां वफादारी की असली परीक्षा होती है, सत्ता के गंदे खेल खेले जाते हैं और जहां मासूमियत बहुत बहुत जल्दी दम तोड़ देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने कोड से। ओल्ड नैन ब्रान स्टार्क को व्हाइट वॉकर्स और उस खौफनाक लंबी रात की कहानी सुना रही हैं जब सूरज सालों सालों तक नहीं निकला था। देखिए, ये बच्चों को सुलाने वाली कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा इशारा है कि असली खतरा उन राजनीतिक महलों में नहीं बल्कि उत्तर के उस गहने अंधेरे में कहीं छिपा है। ओल्ड नैन के ये शब्द पूरी कहानी के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं। भाग 1, किंग्स लैंडिंग, द शैडोज ऑफ द कैपिटल। अब हम विंटरफेल की उस जमा देने वाली ठंड से निकलकर सीधे किंग्स लैंडिंग की गर्म लेकिन बेहद धोखेबाज हवाओं में आ गए हैं। लॉर्ड नेड स्टार्क इस विशाल और खतरनाक राजधानी में कदम रख चुके हैं और ये शहर ये पूरी तरह से गहरे रहस्यों और साजिशों की नींव पर टिका हुआ है। राजधानी पहुंचते ही जो टेंशन है ना, वो हवा में साफ महसूस होती है। थ्रोन रूम में नेड स्टार्क का आमना सामना सीधे जेमी लैनिस्टर से होता है। जेमी उस पल को याद करता है जब मैट किंग ने नेड के पिता और भाई को जिंदा जला दिया था और दावा करता है कि मैट किंग को मारना एक तरह का न्याय था। लेकिन नेड एकदम तीखा जवाब देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि जब तक जान का खतरा नहीं था ना, तब तक जेमी ने चुपचाप उस पागल राजा की सेवा की थी। ये छोटा सा संवाद इन दोनों के बीच की उस गहरी और पुरानी कड़वाहट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। 60 लाख! जी हां, आपने सही सुना। स्मॉल काउंसिल की पहली ही मीटिंग में नेड के सामने एक ऐसा सच आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। क्राउन भारी कर्ज में डूबा है और वो भी मुख्य रूप से लैनिस्टर्स के। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? इस भयंकर आर्थिक संकट के बावजूद राजा रॉबर्ट नेड के सम्मान में एक बहुत ही खर्चीला टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। ये साफ दिखाता है कि इस राज्य की नींव अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। खैर, उधर पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा है। महारानी सर्सी अपने बेटे प्रिंस जॉफ्री को सत्ता का एक बहुत ही खौफनाक पाठ पढ़ा रही हैं। जॉफ्री उत्तर को कुचलने के लिए एक शाही सेना बनाना चाहता है, लेकिन सर्सी उसे समझाती हैं कि एक असली राजा को पता होना चाहिए कि कब अपनी ताकत बचानी है और कब दुश्मनों का नामो निशान मिटाना है। उनका नजरिया बिल्कुल साफ और क्रूर है। जो कोई भी हमारे परिवार का नहीं है वो हमारा दुश्मन है। राजनीति का इससे निर्मम रूप और क्या ही होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लेडी कैटलिन स्टार्क छुपते छुपाते राजधानी पहुंचती हैं। उनके पास वो खंजर है जिससे ब्रान की जान लेने की कोशिश की गई थी। और यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक सच सामने आता है। लिटिल फिंगर यानी पीटर बैलिश एक बहुत बड़ा धमाका करता है। वो बताता है कि ये वेलेरियन स्टील का खंजर कभी उसका हुआ करता था, लेकिन एक शर्त में वो इसे टिरियन लैनिस्टर के हाथों हार गया था। अब ये सच है या झूठ, लेकिन ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे राज्य को युद्ध की आग में धकेल सकती है। दूसरी तरफ जरा राजा रॉबर्ट को देखिए। वो अपने कक्ष में सर बैरिस्टन और जेमी लैनिस्टर के साथ बैठकर अपनी पहली हत्या के किस्से बड़े चाव से सुना रहे हैं। ये सीन वाकई में बहुत अजीब और परेशान करने वाला है। रॉबर्ट अपने हथौड़े से की गई हत्या का बखान करते हैं, लेकिन जब जेमी से मैड किंग के आखिरी शब्दों के बारे में पूछा जाता है तो वो बस इतना कहता है, उन सबको जला दो। ये चंद शब्द हमें बताते हैं कि इन बड़े बड़े शाही रुतबों के पीछे ये योद्धा कितने गहरे आघात छिपाए बैठे हैं। खैर, दक्षिण की इस दमघोटू राजनीतिक गर्मी से बाहर निकलते हैं। आइए अपना ध्यान एक बहुत ही ठंडी और कठोर सच्चाई की तरफ मोड़ते हैं। द वॉल के पार आखिर ऐसा क्या है जो धीरे धीरे जाग रहा है? भाग 2, हार्ड लेसन्स एट द वॉल, द रियलिटी ऑफ द नाइट्स वॉच। अब हम आ गए हैं द वॉल पर। जॉन स्नो कैसल ब्लैक पहुंच चुके हैं, लेकिन सोचिए, यहां उनका स्वागत किसी सम्मान से नहीं बल्कि सर एलिसर थॉर्न के कड़वे तानों से होता है। जॉन ने जैसी कल्पना की थी, ये जगह उससे बिल्कुल अलग है। यहां हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जॉन ट्रेनिंग में बाकी सभी लड़कों को बड़ी आसानी से धूल चटा देता है और इस बात पर उसे थोड़ा घमंड भी होता है। लेकिन टिरियन लैनिस्टर उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वो बताते हैं कि जॉन को महलों में बेहतरीन ट्रेनिंग मिली है, जबकि ये बाकी लड़के जैसे ग्रेन और पिप ये बेसहारे अनाथ या चोर हैं, जिन्हें सिर्फ एक वक्त की रोटी के जुगाड़ में यहां आना पड़ा है। बस यही वो पल है जहां से जॉन का नजरिया बदलता है और वो एक मगरूर लड़के से एक लीडर और मार्गदर्शक बनने की राह पर चल पड़ता है। इसके तुरंत बाद जॉन के चाचा बेंजन स्टार्क एक बहुत ही खतरनाक रेंजिंग मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। जॉन जिद करता है उनके साथ जाने की, लेकिन बेंजन उसे दो टूक मना कर देते हैं।
उनका कहना है कि यहाँ किसी को कुछ भी खैरात में नहीं मिलता। जॉन को नाइट्स वॉच में अपनी जगह खुद अपने दम पर कमानी होगी। कड़वा है लेकिन बहुत ही जरूरी सबक है। उधर द वॉल के उस पार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉर्ड कमांडर मॉरमॉन्ट और मेस्टर एमन टिरियन के सामने एक गुहार लगाते हैं। वाइल्डिंग्स यानी जंगली लोग अपनी जान बचाकर लगातार दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं और व्हाइट वॉकर्स के देखे जाने की जो अफवाहें थीं वो अब सच साबित हो रही हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि नाइट्स वॉच के पास इस आने वाले खतरे से निपटने के लिए ना तो आदमी है और ना ही हथियार। वो टिरियन से मिन्नतें करते हैं कि रानी तक मदद का ये संदेश पहुंचा दें। इन सब के बाद टिरियन लैनिस्टर द वॉल से विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते वो जॉन को उसके लकवाग्रस्त भाई ब्रेन के लिए एक बहुत ही सीधी लेकिन प्रैक्टिकल सलाह दे जाते हैं। कहते हैं कि अगर अपाहिज होना ही पड़े तो अमीर अपाहिज होना बेहतर है। टिरियन की ये बात दिखाती है कि वो दुनिया की क्रूरता को कितनी गहराई से समझते हैं, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी हमदर्दी जिंदा है। चलिए, द वॉल की इस हड्डियों को जमा देने वाली ठंड को यहीं छोड़ते हैं। अब हम नैरो सी के पार चलते हैं और इस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं, क्या ड्रैगन सच में जागेगा? भाग 3, अक्रॉस द नैरो सी, डेनेरिस फाइंड्स हर वॉइस। तो अब हम आ गए हैं नैरो सी के पार, विशाल डोथराकी सागर में। यहां डेनेरिस टारगेरियन अपनी नई पहचान और सत्ता की तलाश में है। वो अब सिर्फ एक डरी सहमी सी लड़की नहीं रही, वो एक रानी की तरह बर्ताव करना सीख रही है। जरा सोचिए, वो पूरे के पूरे डोथराकी झुंड को अपनी मर्जी से रुकने का आदेश दे डालती है। और ये उनके सफर का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। जब जोरा मॉरमॉन्ट कहते हैं कि वो एक रानी की तरह बात कर रही हैं, तो डेनेरिस तुरंत उन्हें टोकती हैं, कहती हैं रानी नहीं, खलीसी। ये वो मोड़ है जहां वो अपने भाई के उन खोखले दावों को पीछे छोड़कर पूरी शान से अपनी नई डॉथराई की पहचान को अपना लेती हैं। लेकिन उनका भाई विसेरिस, उससे अपनी बहन का ये रुतबा बर्दाश्त नहीं होता। वो आग बबूला होकर डेनेरिस पर अपनी तलवार तान देता है और डोथराकियों को जंगली कहकर बेइज्जत करता है। लेकिन अगले ही पल डेनेरिस का रक्षक रखारो विसेरिस को निहत्था करके जमीन पर पटक देता है और सरेआम उसका मजाक बनाता है। यहां ये एकदम साफ हो जाता है कि अब असली ताकत किसके हाथों में है। डेनेरिस की स्थिति तब और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है जब वो खार ड्रोगो को ये खुशखबरी देती हैं कि वो गर्भवती हैं, और वो पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि ये एक लड़का होगा। डोथराकी संस्कृति में इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है, जो डेनेरिस की ताकत और रुतबे को पूरी तरह से पक्का कर देता है। अब डेनेरिस की इस बढ़ती हुई ताकत को छोड़कर हम वापस लौटते हैं किंग्स लैंडिंग की उन्हीं धोखेबाज गलियों में। यहां हमें खुद से ये पूछना होगा कि स्टार्क परिवार का सबसे छोटा और सबसे निडर सदस्य इस जहरीली राजधानी में कैसे जिंदा रहेगा। भाग 4, द वाटर डांस बिगिंस, अ ब्लेड विद अ नेम। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्या स्टार्क की। नेड स्टार्क को आर्या की वो छुपी हुई तलवार मिल जाती है जिसका नाम है नीडल। ये देखकर नेड को अचानक एहसास होता है कि उनकी ये छोटी सी बच्ची एक ऐसी जगह पर है जो पूरी तरह से दुश्मनों से घिरी है, और सर्दियों का वो खौफनाक वक्त अब बस आने ही वाला है। अब यहाँ पर नेड आर्या को डांटने या सजा देने के बजाय एक बहुत ही समझदारी और प्यार भरा फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तलवार है तो तुम्हें उसे चलाना भी आना ही चाहिए। वो तय करते हैं कि आर्या को अपनी रक्षा खुद करना सीखना होगा। इसके लिए नेड आर्या को एक बहुत ही अजीब लेकिन शानदार गुरु सौंपते हैं, सिरियो फेरेल। सिरियो आर्या को वेस्टरोस की वो भारी भरकम और क्रूर तलवारबाजी नहीं, बल्कि ब्रावोस का मशहूर वाटर डांस सिखाते हैं। ये कला ताकत के बारे में नहीं है, ये तो फुर्ती, संतुलन और पानी की तरह तेज होने के बारे में है। वो सिखाते हैं कि तलवार को एक हाथ से पकड़ो, शरीर को तिरछा रखो ताकि दुश्मन को निशाना लगाने की जगह कम मिले, और फिर बिल्कुल पानी की तरह तेज और अचानक वार करो। सिरियो आर्या को एक ऐसी बात सिखाते हैं जो उनके हमेशा काम आने वाली है। वो कहते हैं कि रणभूमि में लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद एक हथियार बन जाओ। लकड़ी की तलवारों की खटखट के बीच आर्या अपने पूरे जुनून के साथ इस नई कला को सीखना शुरू कर देती है। और जैसे ही नेड स्टार्क दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी को ये जानलेवा कला सीखते हुए देखते हैं, उनके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान एक गहरी चिंता में बदल जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि गर्मियों के वो मासूम दिन अब हमेशा के लिए जा चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है
क्या स्टार्क परिवार किंग्स लैंडिंग के इस खूनी खेल को समय रहते समझ पाएगा, या फिर संगीत रुकने से पहले ही सब कुछ तबाह हो जाएगा? यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सस्पेंस में छोड़ जाती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।